Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the 11th chapter that is Light, Shadows and Reflections. It is the 11th chapter from the class 7 science book. तो जो भी बच्चे क्लास 7 के हैं वो वीडियो के अंदर जरूर बने रहना बच्चों। इसमें एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो जब आप इस बुक को खुद से पढ़ते हो फिर तो। ओके, तो ये चैप्टर है, इससे पहले के चैप्टर्स का भी डिस्कशन चैनल पे अपलोड हो चुका है, उनके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो उसको चैनल पे जाकर के सर्च करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये वीडियो जो है पूरा वन गो में खत्म होने वाला है बाकी के चैप्टर्स की तरह, तो अच्छे से अपने आप को गेयर अप कर लीजिए ताकि उठना ना पड़े और पूरा चैप्टर खत्म करके ही आप उठे ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो लास्ट तक बना रहे एक ही बार में। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है एंड कोरा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर बच्चों तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो जिनको आता है उनकी रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। अगर आप लोग ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हो जेके ऑनलाइन क्लासेस से तो वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट दी सर्विसेज आर पेड। ओके, साइंस और मैथ का ट्यूशन मैं ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वेबसाइट या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर 11 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। इट सेज इन द वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट के रीजन में केशव स्पेंड्स पार्ट्स ऑफ हिज समर वेकेशन एट हिज फ्रेंड जतिन ग्रैंड पेरेंट। तो केशव जो है अपने गर्मी छुट्टी का कुछ हिस्सा अपने दोस्त जतिन जिसका नाम है उसके दादाजी के यहाँ, उसके दादाजी के गांव में बिताता है केशव। हैविंग लिव्ड इन अ सिटी इन अ बिग सिटी, अब तक क्या था कि वो बड़े शहर में रह रहा था। ही फाइंड्स द फॉरेस्ट फ्रेश एयर साउंड्स ऑफ गशिंग स्ट्रीम्स। तो जब वो शहर में रहता था तो गांव में जब आया वो रहने के लिए, अपने दोस्त के दादाजी के गांव में रहने आया तो उसे वहां पे जंगल देखने को मिला, ताजी हवा महसूस करने को मिला, फिर जो झरने बहते हैं, नदियां बहती हैं तो उनकी आवाज को सुनने को मिला, बर्ड्स की चहचहाहट सुनने को मिला एंड अ नोवेल एक्सपीरियंस, और एक बहुत ही अनुभव जो रहा उसका बहुत ही अच्छा रहा। However, for Keshav, the most fascinating sight is the dance of hundreds of fireflies at night. फिर भी केशव के लिए जो सबसे बढ़िया नजारा रहा था वो था सैकड़ों की तादाद में जो फायर फ्लाइज थी। ठीक है, फायर फ्लाइज कहा जाता है जुगनू को, ठीक है, जुगनू जिसके जिनमें से लाइट भी इमिट होती है। ठीक है, तो वो कीड़े हैं जो कि उड़ते हैं रात के समय में और उनमें से लाइट भी इमिट होती है। तो ये जो नजारा देखने को मिला केशव को वो उसके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। फ्लैशिंग देयर लाइट्स इन अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। अब जुगनू जब है उड़ते हैं एक साथ झुंड में उड़ते हैं वो सब, तो उनकी लाइट जो है वो जगमग जगमग करते रहती है, तो इसमें से क्या है कि वो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो ये केशव को बहुत ही अच्छा अनुभव मिला यहाँ पे। जतिन्स grandparents explain that fireflies are seasonal insects and they use light to communicate. अब जतिन के दादाजी ने उनको ये बताया, एक्सप्लेन किया कि जो फायर फ्लाइज हैं, जो जुगनू हैं, ये मौसमी कीड़े हैं। ठीक है, सीजनल इंसेक्ट्स हैं, मतलब कि या तो बरसात के समय में नहीं तो ठंडी के समय में, जब ठंडी आने वाली रहती है उस समय में ये कीड़े दिखते हैं और ये इन रोशनी की मदद से आपस में बातें करते हैं। अनफॉर्चुनेटली केशव ऑल्सो लर्न्स द नंबर ऑफ फायर फ्लाइज इज डिक्रीजिंग ड्यू टू लाइट पॉल्यूशन। वही तो, बस बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, खराब वजह से केशव को ये भी जानने को मिला कि जो फायर फ्लैश की नंबर है, जो की तादाद है, वो भी कम होती जा रही है दिन पर दिन लाइट पॉल्यूशन की वजह से। रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर, जंगल कम होने के कारण से भी, एंड एक्सेसिव टूरिज्म, और बहुत से ज्यादा टूरिज्म बढ़ने की वजह से भी। अब टूरिज्म क्या, यात्री लोग जो होते हैं, जो राहगीर होते हैं, तो वो लोग भी क्या हो गए, यात्री लोग जो हैं, राहगीर नहीं कहेंगे, यात्री कहेंगे, ठीक है, टूरिस्ट जो होते हैं, तो वो लोग जब ऐसी जगह पे आते हैं तो ह्यूमंस का काउंटिंग बढ़ जाता है वहां पे, तो इंसेक्ट्स की काउंटिंग ऐसी कम हो जाती है, तो इसलिए फायर फ्लाइज की काउंटिंग जो है वो सब भी दिन पर दिन कम होते जा रही है। तो ये सब केशव जो जानने को मिला तो उसे ये सब खराब भी लगा। फर्दर, एट द एंड ऑफ देयर वेकेशन केशव एंड जतिन बोर्ड ऑन एन इवनिंग बस बैक टू देयर सिटी। तो जब उनके गर्मी की उनके छुट्टी जब खत्म हो गई तो केशव और जतिन जो है वो लोगों ने एक बस लिया, शाम की बस ली और फिर शहर की तरफ वापस लौट पड़े। एज द बस वाइंड्स थ्रू द हिली रोड्स, जैसे ही बस जो है ये पहाड़ी भरे रास्तों से गुजर रहा था, केशव वॉचेज द मून लिट लैंडस्केप एंड द बीम्स फ्रॉम द हेडलाइट्स ऑफ पासिंग व्हीकल्स फ्लैशिंग बाय। तो केशव ये सब नजारे देख चल रहा था कि जो सूरज की रोशनी है उसमें आसपास का नजारा जो है वो बहुत ही अच्छे से जगमगा रहा था। फिर गाड़ियों की जो हेडलाइट्स थी तो उनकी जो किरणें, जो रोशनी आ रही थी, तो वो भी बहुत अच्छे से फ्लैश कर रही थी। ये सब भी रात के समय में नजारा देखने को मिलता है अगर आप ट्रैवल करते हो तो। ही इज रिमाइंडेड ऑफ द मेनी पोएम्स एंड सॉन्ग्स अबाउट मूनलाइट। उसको जो है बहुत सारी कविताएं और गाने याद आने लग गए थे मूनलाइट के बारे में। एंड वंडर्स, और सोचने लग गया था वो, डज द मून एक्चुअली प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, क्या मून जो है वो सही में अपना लाइट प्रोड्यूस करता है, मतलब मून से जो लाइट निकलती है क्या उसका अपना होता है। वी डिड नॉट लर्न इन चैप्टर, ठीक है, हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा था,
beyond Earth in grade 6 science textbook Curiosity that all other objects on our solar system shine only by reflecting the light of the sun. ठीक है, डिड वी नॉट लर्न इन द चैप्टर, नॉट वी डिड नॉट नहीं, डिड वी नॉट लर्न इन द चैप्टर। बच्चों तो इसको रिवाइज करो, रिकॉल करने की कोशिश करो। क्लास 6 के साइंस बुक में, क्यूरियोसिटी बुक में हमने पढ़ा था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में, ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब सूरज की रोशनी पहले उस ऑब्जेक्ट से टकराती है और फिर वो हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिस वजह से उसकी रोशनी चमकते हुए वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है, हेवनली बॉडीज हमें दिखते हैं। इज मूनलाइट जस्ट रिफ्लेक्टेड सनलाइट? तो क्या जो मूनलाइट है वो भी सनलाइट का रिफ्लेक्शन ही है। विच ऑब्जेक्ट्स गिव ऑफ देयर ओन लाइट? कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि अपना लाइट खुद इमिट करते हैं। वाइल थिंकिंग ही नोटिसेस समथिंग स्ट्रेंज। और जब ये ऐसा सोच रहा था तो उसे बहुत ही एक स्ट्रेंज चीज उसने नोटिस किया, ध्यान में दिया। क्या? कि लाइट सिम्स टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो सीधी रास्ते में ट्रेवल कर रही है। लाइट सिम्स टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बच्चों केशव और जतिन जो है वो बस में जा रहे हैं, तो ये बस के फ्लैश लाइट हो गया और मून मून मान लो यहाँ पे, ठीक है, मून भी ग्लो कर रहा है, तो इस मून की रोशनी में बाकी सारी चीजें भी ग्लो कर रही हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें भी ग्लो कर रही हैं। एंड एज यू कैन सी हियर इन द प्लांट्स, दीज आर द फायर फ्लाइज विच आर फ्लाइंग हेयर। ये सब क्या है? छोटे छोटे, तो ये सब फायर फ्लाइज हैं जो कि ये पेड़ में, जंगल में उड़ रहे हैं। तो ये सब केशव का एक्सपीरियंस था जतिन के दादाजी के गाँव में। अब हम लोग आते हैं मेन चैप्टर पे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्सेस का मतलब स्रोत। ठीक है, लाइट कहाँ से इमिट होता है, सोर्सेस ऑफ लाइट में लाइट कहाँ से इमिट होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। तभी स्टार्ट होता है कि द सन गिव्स आउट और एमिट्स इट्स ओन लाइट। सन जो है अपना रोशनी खुद देता है एंड इज द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट ऑन द अर्थ। और सन जो है ये अर्थ पे नेचुरल लाइट का मेजर सोर्स है। ठीक है, नेचुरल लाइट कहने का मतलब कि वो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना रोशनी निकल रहा हो, तो उसका अर्थ पे ये मेजर सोर्स है। Stars, lightning, natural fire and certain animals also emit their own light। ठीक है, स्टार्स यानी तारे हो गए, लाइटनिंग यानी जो थंडरस्टॉर्म होता है, बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, नेचुरल फायर अगर कहीं पे आग जल रहा है नेचुरल तरीके से तो वो हो गया, या फिर कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो कि अपना लाइट इमिट करते हैं। अपना लाइट इमिट करने का मतलब कि उनमें से उनका अपना रोशनी निकलता है। इन एंशियंट टाइम्स ह्यूमंस लर्न टू क्रिएट फायर। और पुराने समय में इंसानों ने आग बनाना सीखा। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल लाइटिंग। वही तो पुराने समय में इंसानों ने जब आग बनाना सीखा तो वो क्या कहलाया हमारा? आर्टिफिशियल लाइटिंग का अर्लीस्ट फॉर्म। आर्टिफिशियल लाइटिंग मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया रोशनी, तो उसका बहुत ही पुराना वाला फॉर्म। विथ टाइम, समय के साथ, दे लर्न टू क्रिएट फायर यूजिंग डिफरेंट फ्यूल्स। तो समय के साथ साथ उन लोगों ने आग बनाना सीखा अलग अलग इस्तेमालों से, अलग अलग ईंधनों से। ठीक, जैसे सच एज एनिमल फैट, जैसे जानवरों की चर्बी से हो गया, ऑयल, फिर तेल हो गया, फिर वैक्स, मोम हो गया, या फिर गैस की मदद से। तो इन सब क्या है कि ये सब आर्टिफिशियल मीडियम जिसकी मदद से लाइट बनाना सीखा था इंसानों ने। फर्दर, विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट सोर्सेस। तो बिजली की इन्वेंशन के साथ में, आविष्कार के साथ में, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया हमारा? बिजली, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के साथ ही और बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइट सोर्सेस, मतलब वैसी लाइट सोर्सेस जो जिनको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ग्लो किया जा सकता है, तो उनके सोर्सेस के इन्वेंशन के साथ ही मोस्ट ऑफ द लाइटनिंग नीड्स ऑफ ह्यूमंस आर नाउ मेट बाय इलेक्ट्रिक लाइटनिंग। तो इंसानों के द्वारा बहुत सारा जो रोशनी का जो जरूरत है वो आज के समय में बिजली पे निर्भर होता है। ओके, तो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, कि याद भी रखना है इन सब चीजों को, कि आज के समय में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बिजली पे डिपेंडेंट है, और इंसानों की ये बहुत सारी बिजली की चीजें जो हैं, जो लाइटनिंग की जो चीज है वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। फर्दर, ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट जो कि अपना रोशनी खुद इमिट करते हैं, ठीक है, जिनमें से अपना रोशनी खुद निकलता है, तो वो क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म आएंगे बच्चों, एक तो ये ल्यूमिनस और दूसरा नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हो गए जिनका अपना रोशनी खुद निकालता है। तो इसे यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट देयर ओन लाइट। वो चीजें, वो वस्तुएं जो अपनी रोशनी खुद निकालते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो वो ऑब्जेक्ट्स जो कि अपना रोशनी खुद नहीं निकालते हैं उन्हें हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। द मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे सन क्या है? मेजर सोर्स ऑफ लाइट है अर्थ पे, मेन सोर्स ऑफ अर्थ है लाइट है अर्थ पे, तो उसी तरीके से मून जो है, तो मून जो है अपना लाइट खुद इमिट नहीं करता है। इट टेक्स द लाइट फ्रॉम द सन और फिर उसका रिफ्लेक्शन हमारे आंखों तक पहुंचता है। इट डज नॉट इमिट्स इट्स ओन लाइट। मून के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि वो अपनी रोशनी को खुद ही इमिट नहीं करता है, वो अपना रोशनी खुद नहीं बनाता है। इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट इमिटेड बाय द सन एंड फॉल्स ऑनटू इट।
दैट फॉल्स ऑन इट। ठीक है, कि ये क्या है कि सन का जो रोशनी है जो मून पे पड़ता है उसी को वो रिफ्लेक्ट करता है जो कि उस पे गिरता है। सो हेयर यू कैन सी सम नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, सन हो गया, फिर ये स्टार्स हो गए यहाँ पे, ये क्या हो गया, तो थंडर हो गया, और थंडर को भी क्या कहेंगे, तो हम लोग इसको लाइटनिंग भी कह सकते हैं। ये इसको हम लोग लाइटनिंग भी कह सकते हैं। और यहाँ पे कीड़ा दिया हुआ है, कौन सा कीड़ा दिया हुआ है, तो वही फायर फ्लाई, जिसको केशव ने देखा था जतिन के दादाजी के गांव में। और यहाँ पे क्या है, कुछ और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे इट इज द टॉर्च, इट इज द कैंडल, इट इज द दिया, इट इज द लैंटर्न। ये सब क्या है, तो ये सब नेचुरल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। एंड ये क्या हो गया, ये गैस से यूज होने वाला लैंटर्न है। दीज आर दी आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। एंड हेयर सम सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। ठीक है, बिजली से चलने वाली लाइट हो गई, जैसे ये पुराने जमाने का बल्ब हो गया, ये एक ट्यूब हो गया, छोटा सा ट्यूब हो गया, ये बल्ब हो गया, फिलामेंट वाला बल्ब हो गया, ये ट्यूबलाइट हो गया, ये सीएफएल हो गया, और ये एलईडी हो गया। सो ऑल ऑफ दीज आर दी सम सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। ये सब क्या है, तो इलेक्ट्रिक लाइट के सोर्सेस हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर सेड टू बी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये क्या कहलाएंगे, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। Okay, क्यों, बिकॉज दे इमिट देयर ओन लाइट, दो दे आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी एज अ सोर्स ऑफ पावर, बट दे आर इमिटिंग देयर ओन लाइट, देयरफॉर दे ऑल विल बी कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑलराइट, अब एक यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, साइंस एंड सोसाइटी, विज्ञान और समाज। लेट्स रीड इट। इसके रिगार्डिंग क्या कहा जा रहा है कि लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी लैंप्स और मॉडर्न लाइट सोर्सेस दैट कंज्यूम मच लेस पावर। एलईडी जो है ये आज के समय में मॉडर्न लाइट सोर्सेस है। ठीक है, रोशनी के लिए एक आधुनिक स्रोत है जो कि बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करते हैं। आर ब्राइटर एंड लास्ट लॉन्गर देन ट्रेडिशनल लैम्प्स, और ये ज्यादा रोशनी भी देते हैं, बहुत चमकदार भी होते हैं, और ट्रेडिशनल लैंप्स पहले की तरह, पहले के जो लैंप्स हुआ करते थे उनसे ज्यादा लंबे चलते भी हैं। दिस नॉट ओनली रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बट इज ऑल्सो बेटर फॉर एनवायरमेंट। अब ये क्या है कि इसे बिजली की बिल को कम नहीं करती है, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। रिकॉग्नाइजिंग देयर एडवांटेजेस, अब इनके एडवांटेजेस को समझते हुए, द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड सब्सटेंशियल एफर्ट्स टू प्रमोट द यूज ऑफ एलईडी लैंप्स नेशन वाइड। हमारी भारत सरकार जो है उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय बताए हैं जिससे एलईडी लाइट्स का जो पूरे राष्ट्र में प्रमोशन हो सके। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, दे reduce electricity bills and last longer than traditional lamps and are much brighter. ठीक है, they use much less power. So these are the few features of the LED lights which you can write for the answers of for any essay or for any point where you want to write about LEDs. Further, at their end of life, LED lamps must be appropriately disposed or recycled and not thrown in the garbage. ठीक है, LED लाइट्स अगर खराब हो जाते हैं, मतलब वो खत्म भी हो जाते हैं, तो LED लाइट्स को जो है उसको सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, और उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। ओके, दे शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड, रिसाइकिल्ड एंड नॉट थ्रोन इन गार्बेज। उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, नॉट थ्रोन इन गार्बेज, उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। फर्दर क्या हमारा अगला टॉपिक, अभी हम लोगों ने क्या जाना, तो सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ लाइट दो तरीके के, एक तो ल्यूमिनस, ठीक है, जो कि अपना लाइट खुद इमिट करते हैं, दूसरा नॉन ल्यूमिनस। तो नॉन ल्यूमिनस के क्या रिगार्डिंग क्या रहेगा कि जो अपना लाइट खुद इमिट नहीं करते हैं। तो ये दो सोर्सेस है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। फर्दर हमारा हमारा अगला टॉपिक है, डज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, की क्या जो लाइट है वो सीधी रास्ते में ट्रेवल करता है, मतलब कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो हम लोग इसको एक एक्टिविटी की मदद से समझेंगे। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू ट्राई टू फाइंड आउट। ठीक है, इसको पता करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे। लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या है ये। तो टेक 3 मैच बॉक्सेस एंड मेक अ होल इन द इनर ट्रे ऑफ ईच मैच बॉक्स। ठीक है, 3 माचिस की डिब्बी ले लेनी है, और तीनों माचिस के जो अंदर वाला डिब्बी है, ठीक है, अंदर वाला जो ट्रे है उसमें होल बना लेना है छोटा सा। ठीक है, तीनों ट्रे में, ये ध्यान रखना है, एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन। और ये भी ध्यान रखना है कि वो जो 3 मैच बॉक्स हैं उसमें जो हम लोगों ने होल किया है, उसमें होल क्या है कि तीनों एक दूसरे के लाइन में रहना चाहिए, सेम पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, मैच बॉक्स एक्टिविटी, लाइट थ्रू होल्स, रोशनी जो है वो होल्स से होते हुए गुजर रही है। ओके, फर्दर क्या कहा जा रहा है, अरेंज दीज 3 मैच बॉक्सेस इन ए स्ट्रेट लाइन। ये जो मैच बॉक्सेस हैं इसको एक स्ट्रेट लाइन में, सीधे लाइन में अरेंज करना रहेगा। Make sure that all 3 holes are exactly at the same height and are in a line as shown in figure 11.4। ठीक है, तो फिगर में जैसे दिया हुआ है उसी तरीके से जो होल्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में रहें और सेम हाइट पे रहें। ठीक है, एकदम ये ध्यान रखना बच्चों, इसका तो कंपलसरी ध्यान रखना रहेगा कि जो होल्स हैं, ठीक है, लेट मी मार्क दिस, ये एक होल हो गया, होल नंबर 1, ये पहले मैच बॉक्स का, ये होल नंबर 2, और ये तीसरे मैच बॉक्स का होल नंबर 3 जहां पे लाइट पड़ रहा है। तो ये होल्स क्या है कि तीनों लाइन में रहें, सेम हाइट पे रहें।
फर्दर प्लेस अ टॉर्च लाइट ऑन वन साइड ऑफ द मैच बॉक्सेस। अब क्या करना है कि मैच बॉक्स के एक साइड में टॉर्च को रखना रहेगा, इंश्योरिंग दैट इट्स लैम्प इज एट द हाइट ऑफ द होल्स। और ये भी ध्यान रखना है कि जो लाइट है, टॉर्च का जो लाइट है, वो मैच बॉक्स के होल पे एकदम उससे मिलता जुलता रहे। प्लेस अ कार्डबोर्ड स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द मैच बॉक्सेस एंड ऑब्टेन अ ब्राइट स्पॉट ऑन इट। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, एक तरफ में क्या है, ये हमारा टॉर्च हो गया, और दूसरी तरफ में एक स्क्रीन भी रखना रहेगा, और ये दूसरी तरफ में एक स्क्रीन भी रखना रहेगा, जहां पे जब हम लोग लाइट फ्लैश करेंगे तो उस पर एक ब्राइट स्पॉट, चमकदार धब्बा दिखेगा, लेकिन वो पॉइंटेड धब्बा दिखेगा। यू मे नीड टू स्लाइटली एडजस्ट द हाइट ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत आता है तो हमें बॉक्स का जो हाइट है, जो होल्स है, उनको एक पोजीशन में लाना रहेगा, तो उसके लिए मैच बॉक्स को हाइट को एडजस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन क्या करना है कि सारे होल्स को एक लाइन में रखना रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैच बॉक्सेस को, होल्स को हमें एडजस्ट भी करना पड़ सकता है। फर्दर मूव वन ऑफ द मैच बॉक्सेस स्लाइटली टू अ साइड और अप एंड डाउन। ठीक है, तो अब एक मैच बॉक्स को एक अप और डाउन करो। आर यू एबल टू ऑब्टेन द लाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन नाउ। ठीक है, अब हम लोग में से यहाँ तीन मैच बॉक्सेस हैं, तो तीनों में से किसी भी एक मैच बॉक्स के ट्रे को ऊपर नीचे करने का कोशिश करो। अब देखो क्या क्या ये जो ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे सर्कल कर देता हूँ, ये जो ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, तो क्या मैच बॉक्स को ऊपर नीचे करने के बाद क्या ये ब्राइट स्पॉट दिख रहा है अब, और नहीं दिखेगा। ओके, व्हेन ऑल द थ्री होल्स आर नॉट इन द सेम लाइन, जब तीनों होल्स जो है सॉरी, जब सेम लाइन में नहीं है, वी कुड नॉट ऑब्टेन द लाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन, तो हम लोगों को वो जो रोशनी का धब्बा है वो स्क्रीन पे हमें नहीं दिखेगा। These observations suggest that light travels in a straight line। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें ये पता चलता है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ओके, ये लाइट क्या होता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे दो बच्चे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि कैन वी समहाउ चेक इट इन सम अदर वे, क्या हम इसको किसी और दूसरे तरीके से चेक कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेट अस सी हाउ। दूसरा बच्चा कह रहा है कि आई हैव एन आइडिया, लेट अस ट्राई टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप। तो इस बच्चे ने आइडिया दिया है कि हम लोग एक मोमबत्ती, जलते हुए मोमबत्ती को देखने का कोशिश करेंगे एक मुड़े हुए पाइप की मदद से। ठीक है, एक बेंट पाइप की मदद से। शुड वी ऑल्सो ट्राई आउट दिस आइडिया, क्या हमें ये आइडिया भी ट्राई करना चाहिए। सो लेट अस एक्सप्लोर। एक्टिविटी है, ठीक है बच्चों, एक्टिविटी है, एक्टिविटी 11.2, इसमें एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। क्या है ये कि यूज अ लाइटेड कैंडल अंडर एडल्ट सुपरविजन। ठीक है, मोमबत्ती जलाना है तो बड़ों से परमिशन ले करके, क्योंकि आग का इस्तेमाल करना है इसमें, ऐसा नहीं कि खुद से भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लग जाओ। ठीक है, तो यूज अ लाइटेड कैंडल, एक मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती को बड़े के अंडर में उसको यूज करना रहेगा। Take a long hollow pipe of some flexible material and align it so that you can see the candle flame as shown in figure 11.5 है। ठीक है, तो एक फिर लंबा सा हॉलो पाइप ले लेना है, जैसे कि बच्ची लिखी हुई है। ठीक है, तो उसके करना है, उसकी मदद से ये कैंडल के फ्लेम को देखना रहेगा। ठीक है, जैसे कि फिगर 11.5 में दिखाया हुआ है। नाउ बेंड द पाइप एंड ट्राई टू सी द कैंडल फ्लेम अगेन। अब पाइप को क्या करना है, मोड़ना है और फिर से फ्लेम को देखने की कोशिश करना है। कैन यू स्टिल सी इट, क्या तुम उसको अभी भी देख पा रहे हो। तो अब क्या हो जाएगा कि जब पाइप बेंड हो जाएगा ना, तो ये कैंडल का जो फ्लेम है ये नहीं दिखेगा, इट विल नॉट विजिबल, ये नहीं दिखेगा। यू कुड सी द कैंडल फ्लेम थ्रू ए स्ट्रेट पाइप बट नॉट थ्रू अ बेंट पाइप। ठीक है, तुम कैंडल फ्लेम को एक स्ट्रेट पाइप को मदद से देख सकते हो, मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले 11.5 ए में जो पाइप यूज किया गया है, इसकी मदद से ये जो कैंडल फ्लेम है ये दिख जाएगा हमें, लेकिन 11.5 बी में जो बेंड पाइप इस्तेमाल किया गया इसकी मदद से विजिबल नहीं रहेगा। दिस शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो बच्चों, तो अब यहाँ पे तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि लाइट क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। तो याद रखना है कि लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। ओके, लाइट क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। ओके, क्वेश्चन, अब यहाँ पे कुछ सावधानी वाली बात है और डीप डाइवर भी साथ में है। ठीक है, कुछ गहरी वाली बातें जानना है हमें यहाँ पे, तो सावधानी वाली बात क्या है यहाँ पे, यूज अ लेजर ओनली अंडर टीचर्स सुपरविजन। ठीक है, लेजर का इस्तेमाल किया जाएगा इस एक्टिविटी में, यहाँ पर डीप डाइवर के रिगार्डिंग है, लेकिन इसको टीचर के सुपरविजन में ही इस्तेमाल करना। अवॉइड यूजिंग हाई पावर लेजर्स फॉर दिस एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी के लिए हाई पावर वाला लेजर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। अ लो पावर लेजर पॉइंटर इज सफिशियंट। ठीक है, कम पावर वाला जो लेजर होता है वो बहुत ही एनफ रहेगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए। नेवर पॉइंट द लेजर बीम डायरेक्टली एट एनीवन्स आईज। लेजर का जो बीम है वो किसी की आंख पे डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं करना है, एज इट कैन कॉज सीरियस आई डैमेज, जिसकी वजह से आंख जो है वो खराब हो सकती है बच्चों। अब क्या ये एक्टिविटी में पास अ लेजर बीम थ्रू अ बीकर फिल्ड विथ वाटर इन विच अ ड्रॉप ऑफ मिल्क इज एडेड टू मेक द लेजर बीम इजिली विजिबल। ओके, अब हमें क्या करना है कि एक ग्लास में, ट्रांसपेरेंट शीशे के ग्लास में पानी डालना है और उसमें एक बूंद दूध की मिला देना रहेगा। ठीक है, ड्रॉप ऑफ मिल्क उसमें ऐड करना रहेगा
और फिर उसके रास्ते से हमें लेजर बीम को पास करना रहेगा। तो जब उसके रास्ते से लेजर बीम पास होगा तो उस ग्लास के अंदर में, उस बीकर के अंदर में हमें लेजर बीम का रास्ता दिखेगा। ठीक है, लेजर बीम हमें उसमें आसानी से दिखेगा। वट डू यू ऑब्जर्व, क्या दिखता है? डू यू सी दैट द बीम ऑफ लेजर लाइट इनसाइड वाटर फॉलोज ए स्ट्रेट पाथ? क्या दिखता है? कि ये दिखता है कि जो लेजर बीम है पानी के अंदर में वो एक स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता फॉलो कर रहा है। However, लाइट कैन समटाइम्स इवन बेंड अराउंड कॉर्नर्स, लेकिन लाइट जो है वो कॉर्नर्स के पास में क्या हो सकता है, थोड़े बहुत बेंड भी हो सकता है। दिस इज समथिंग यू विल लर्न इन दी हायर ग्रेड्स, और इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जो कि हम मैं कि जेके ऑनलाइन क्लासेस पे भी आएगा। अभी तो आप लोअर क्लासेस का ही चल रहा है। ओके, तो हायर क्लासेस में सब पढ़ना रहेगा बच्चों कि जो सरफेस होता है तो कॉर्नर्स पे जो है लाइट जो है वो थोड़ा बहुत बेंड भी होता है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है यहाँ पे बीकर में, हमें लेजर लाइट एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए दिखेगा। फर्दर हमारा अगला टॉपिक है लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। ठीक है, लाइट थ्रू मतलब कि रोशनी का जो रास्ता है ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ट्रांसलूसेंट मीडियम से और फिर ओपेक मटेरियल से। ओके, अब यहाँ पे एक गर्ल है, वो क्या सोच रही है? व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट? क्या होता है अगर कोई चीज जो है, कोई वस्तु जो है अगर रोशनी के रास्ते में आ जाए, उसके बीच में आ जाए? सो लेट अस प्लेस ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन द पाथ ऑफ लाइट एंड फाइंड आउट। तो हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें अलग अलग मटेरियल्स को एक रोशनी के रास्ते में लाएंगे और पता करेंगे क्या होगा। ओके, सो हियर इज द एक्टिविटी 11.3, लेट अस एक्सपेरिमेंट। इसी पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे अब। कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ऑल्सो यू विल नीड अ टॉर्च। ठीक है, तो हर अलग अलग मटेरियल का बना हुआ ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना रहेगा और साथ में एक टॉर्च की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, टॉर्च क्या होता है? जिससे हमें लाइट मिलता है, तो उसके बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो मटेरियल, लेकिन मटेरियल्स के लिए बताने का जरूरत है। अलग अलग मटेरियल जैसे कार्डबोर्ड हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, ट्रेसिंग पेपर हो गया, थिक क्लॉथ हो गया। ठीक है, और अगर तुम्हारे नजर में कुछ भी आता है, एक वाटर बॉटल समझ लो, वो सब भी क्या है? तो ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, वाटर बॉटल समझ लो, डस्टर मान लो अपने क्लास का। तो इस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना रहेगा, वो मटेरियल्स कहलाएंगे। और उस मटेरियल्स के बारे में लिखना रहेगा कि वो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक है। ठीक है, अब उसमें क्या करना है कि लाइट विल पास फुल्ली, पार्शियली, नॉट एट ऑल। ठीक है, ये भी। और फिर रिप्रेजेंटेशन में ये लिखना है, तुमको बताना है कि उसमें से लाइट जो है वो फुल्ली गुजरेगा या फिर पार्शियली गुजरेगा या फिर बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा। ठीक है, या फिर नॉट एट ऑल। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या रहा? तो ये करना रहेगा इन मटेरियल्स के रिगार्डिंग में। फर्दर अब एक्टिविटी में आगे क्या है कि लिस्ट द मटेरियल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन टेबल 11.1। लिख दो 11.1 में जो टेबल दिया हुआ है उसमें ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को लिख देना रहेगा। एंड क्लासीफाई देम इनटू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। In the chapter Materials Around Us in grade 6 Science Book KST, you learned to classify materials into transparent, translucent and opaque depending on how you could see through them. ठीक है, तो क्लास 6 में ही हम लोगों ने पढ़ा था, सॉरी, इन तीनों मटेरियल्स के बारे में। कौन कौन से मटेरियल्स? तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। The transparent objects are those through which light can pass. Translucent materials are those through which light can partially pass, and opaque materials are those through which light can never pass. Not at all. Not at all. कभी भी पास नहीं करेगा opaque materials के थ्रू। Further, go to a dark room. एक अंधेरे भरे कमरे में जाना रहेगा। Turn on the torch and place it at such a position that you get a spot of light. ठीक है, फिर टॉर्च को जला करके ऐसी जगह पे रखना है कि एक लाइट का धब्बा दिखे हमें स्क्रीन पे। फ्रॉम द टॉर्च ऑन अ वॉल। ठीक है, टॉर्च से लेकर के दीवार तक की जो दूरी है, तो वॉल पे जो है लाइट का जो है पैचेस दिखे। और यू मे प्लेस अ कार्डबोर्ड स्क्रीन एज शोन इन फिगर 11.6 एंड गेट द स्पॉट ऑफ लाइट। ठीक है, या फिर तुम क्या कर सकते हो कि एक कार्डबोर्ड रख सकते हो स्क्रीन के जगह पे और उस पर लाइट का स्पॉट को ऑब्जर्व कर सकते हो। फर्दर वी विल नाउ कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन टू पार्ट्स, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। अब ये जो एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, इसको दो हिस्से में करेंगे। ठीक है, एक तो प्रिडिक्शन रहेगा, अपने से अंदाजा लगाना रहेगा कि क्या होगा हमारे एक्टिविटी का रिजल्ट, और दूसरा हम लोग जब एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या रहा ना। पहले तो बच्चों तुम्हें प्रेडिक्ट करना रहेगा इसके रिगार्डिंग कि व्हाट विल हैपन इफ यू होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लाइट कमिंग आउट ऑफ द टॉर्च। क्या हो अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को उस लाइट के बीच में रखो जो कि टॉर्च से निकल रहा है। वुड यू कंटिन्यू टू सी द स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन? क्या तुमको वो जो लाइट का स्पॉट है स्क्रीन पे वो लगातार दिख रहा है ऑब्जेक्ट को रखने के बाद भी? नोट योर प्रेडिक्शन इन टेबल 11.1। ठीक है, तो अपने प्रेडिक्शन को भी लिखना रहेगा। नाउ एक्चुअली प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टॉर्च एंड द स्क्रीन। अब ये क्या, प्रेडिक्शन करने के बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसको सही में रखना रहेगा टॉर्च और स्क्रीन के बीच में, और फिर ऑब्जर्वेशन को लिखना रहेगा। डज लाइट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट? क्या लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू पास किया?
नोट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 11.1। अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल में लिखना भी रहेगा 11.1। जो ऊपर में जो टेबल दिया हुआ है, ये बुक सबके पास अवेलेबल है बच्चों, और नहीं भी अवेलेबल है तो ये एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ये टेबल अपने से अपने पास अपने नोटबुक में इसको बनाने का कोशिश करो। ठीक है, इससे क्या है कि तुम्हारा प्रैक्टिस भी होगा और किस टॉपिक पे रिगार्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में अगर तुम कॉपी में अपने से भी अगर ये टेबल बनाते हो तो इन सब के बारे में रिवीजन और अच्छे से होगा, अच्छी तरीके से तुम्हारे दिमाग में बैठेगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। फर्दर रिपीट दिस फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, और ये एक्टिविटी को जितने भी ऑब्जेक्ट्स को उस लिस्ट में मेंशन करे रहोगे सबके साथ रिपीट करना रहेगा। Was your observation the same as your prediction? अब क्या तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन रहा, क्या तुम्हारे प्रेडिक्शन के बेसिस पे एग्जैक्ट वैसा ही रहा? What conclusions could you draw? क्या निष्कर्ष तुमने निकाला इसके रिगार्डिंग? लाइट पासेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के आर पार पूरी निकल जाती है। लाइट पासेस पार्शियली थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, लाइट जो है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के आसपास जो है थोड़ी बहुत ही निकलती है, पार्शियली। लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक मटेरियल्स, लाइट जो है वो ओपेक मटेरियल्स के थ्रू बिल्कुल भी नहीं पास करती है। ओके, तो ये हम लोगों ने क्लास 6 में ही पढ़ा था, और ये तीनों टर्म जो है ये आगे भी बहुत काम आएंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। ट्रांसपेरेंट थ्रू विच लाइट पासेस, ठीक है, लाइट पासेस फुल्ली। ट्रांसपेरेंट मटेरियल उन्हें कहते हैं जिसमें से लाइट जो है पूरी तरीके से पास होता है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल उन्हें कहते हैं जिसमें से लाइट जो है पार्शियली पास होता है, थोड़ा बहुत ही पास होता है। और ओपेक मटेरियल उसे कहते हैं जिसमें से लाइट बिल्कुल भी नहीं पास होता है, नॉट एट ऑल। Okay, so these are the features of the transparent materials, translucent materials, and opaque materials. Further, there is a boy who is thinking, what happens when an opaque object blocks the path of light? क्या हो अगर कोई opaque object जो है वो किसी लाइट का रास्ते को लाइट के रास्ते को ब्लॉक कर दे। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग हमारा अगला टॉपिक है शैडो फॉर्मेशन। ठीक है, अब शैडो क्या होता है, अभी तक तो तुम लोग हिंदी में जरूर जानते होगे परछाई, और शैडो को हम लोग क्लास 6 के बुक में भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, परछाई को ही शैडो कहते हैं इंग्लिश में। तो यही शैडो बनता कैसे है, ठीक है, तो शैडो फॉर्मेशन होता कैसे है, अब इसी को हम लोग डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। व्हाट डिड यू सी ऑन द स्क्रीन इन एक्टिविटी 11.3? ठीक है, तो 11.3 का जो एक्टिविटी किया हम लोगों ने, उसमें स्क्रीन में हमें क्या दिखा? When an opaque object was placed in the path of light, जब कोई opaque object यानी जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होता था, वो लाइट के रास्ते में अगर रख दिया जाता था, डिड यू सी अ डार्क पैच ऑन द वॉल? तो क्या जब उस समय ओपेक ऑब्जेक्ट रास्ते में रहता था तो स्क्रीन पे कहो या फिर वॉल पे कहो कोई काला गहरा अंधेरा वाला धब्बा दिखता था? वाई वॉज द डार्क पैच फॉर्म्ड? ये डार्क पैच जो है, ये अंधेरा धब्बा जो है वो क्यों बन रहा था? We now know that light travels in a straight line. अब हम जानते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन सीधे रास्ते में ट्रेवल करता है। So when an opaque object is placed in its path, ठीक है, तो जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जब उसके रास्ते में रख दिया जाता है, लाइट इज ब्लॉक्ड, तब लाइट क्या होता है कि ब्लॉक हो जाता है। द डार्क पैच वेयर लाइट डज नॉट रीच इज द शैडो। ठीक है, तो अंधेरा वाला वो धब्बा जहां पे लाइट नहीं पहुंच रहा है उसी को हम लोग कहते हैं शैडो। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे तीन बच्चे जो वो खेल रहे हैं और तीनों अपना अपना शैडो बना रहे हैं दीवार पे। इस तरीके से तुम लोगों ने भी कई बार रोशनी के लाइट के पाथ को ब्लॉक करके शैडो बनाया होगा वॉल को स्क्रीन बना करके। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये बच्चे खेल रहे हैं। फर्दर, we have noticed shadows of ourselves and other objects around us when we are in the sun or under a light। ठीक है, हम लोगों ने या तो अपने परछाई को देखा होगा या फिर दूसरी चीज को परछाई को देखा होगा जब हम लोग सूरज की रोशनी में या फिर किसी दूसरे लाइट के पास में रहते हैं। Also, you might have had fun making different shapes with shadows sometimes। क्या हो सकता है कि तुम लोगों ने बच्चों कई बार अलग अलग चीजें बनाई होंगे शैडोज से अलग अलग जगह पे। Do translucent and transparent objects create shadows or not? ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं क्या वो शैडोज बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं? डिड यू नोटिस दैट इन एक्टिविटी 11.3, तो अभी हम लोगों ने जो ऊपर एक्टिविटी किया उस एक्टिविटी में ओपेक ऑब्जेक्ट्स फॉर्म डार्कर शैडोज। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज्यादा डार्क वाला शैडो बनाते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी शैडो नहीं बनाएगा, और बनाएगा भी तो थोड़ा बहुत ही रहेगा, क्योंकि वो भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके भी कॉर्नर्स हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है उसके भी कॉर्नर्स हैं, तो इसीलिए वहां पे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है वो डार्कर शैडो बनाएगा इन कंपैरिजन टू ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ओके, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ओपेक ऑब्जेक्ट जो है उनका शैडोज क्या होता है, तो बहुत ही डार्कर होता है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स मेक लाइटर शैडोज, इवन सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन क्रिएट फेंट शैडोज। ठीक है, तो फेंट मतलब कि बहुत ही धुंधला टाइप वाला, और जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो बहुत ही हल्का शैडो बनाते हैं।
लेट अस लर्न मोर अबाउट शैडोज। तो हम लोग क्या सीखेंगे, शैडोज के बारे में और कुछ यहाँ पे सीखेंगे एक्टिविटी की मदद से। एक्टिविटी क्या है, तो लेट अस एक्सप्लोर दिस एक्टिविटी। कलेक्ट सम ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ठीक है, तो कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना रहेगा अलग अलग शेप और साइज का। रिपीट एक्टिविटी 11.3, तो ऊपर का जो एक्टिविटी था उसी को रिपीट करना रहेगा, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार कैरी आउट द एक्शंस मेंशन्ड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल 11.2। देखिए, लेकिन एक्शन क्या है कि यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है 11.2, इसमें जो एक्शन मेंशन है इसको परफॉर्म करना रहेगा। ऑब्जर्व द शेप एंड साइज ऑफ द शैडो ऑन द स्क्रीन फॉर ईच ऑफ द एक्शंस। और इस बार क्या करना है, पहले 11.4 एक्टिविटी में हम लोगों ने सिर्फ शैडो फॉर्मेशन किया। वहीं इस एक्टिविटी में जो हम लोग करेंगे तो उसमें लाइट के रिगार्डिंग कुछ एक्शन भी परफॉर्म करने रहेंगे और शैडो के शेप और साइज को भी ऑब्जर्व करना रहेगा। फर्दर, डिड द शैडो फॉर्म इन ऑल केसेस, क्या शैडो जो है वो हर मामले में बना। Was the shape and size of the shadow the same as the object, क्या जो शैडो का शेप और साइज था क्या वो सेम था ऑब्जेक्ट के बराबर ही। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द सेकंड कॉलम ऑफ टेबल 11.2। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे क्या हो गया, एक्शंस हो गया, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस को मेंशन करना रहेगा। तो पहले के एक्शन में क्या है कि स्क्रीन इज रिमूव्ड, तो लाइट तो है, साथ में ओपेक ऑब्जेक्ट भी है बीच में, लेकिन स्क्रीन क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है कि अगर स्क्रीन रिमूव हुआ है और वॉल इज एक्टिंग एज स्क्रीन, ठीक है, अगर वॉल वहां पे स्क्रीन की तरह काम कर रहा है तो वहां पे शैडो बनेगा। अगर कोई भी वॉल नहीं है तो एक बड़ा सा शैडो बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा सा। इस बार फिर दूसरे एक्शन क्या है कि ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, इस बार ऑब्जेक्ट को ही रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट ही रिमूव हो जाएगा तो नो शैडो फॉर्म, ठीक है, कोई भी शैडो नहीं बनेगा, नो शैडो फॉर्म। द टॉर्च इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, तीसरा एक्शन क्या है, तो टॉर्च को ही स्विच ऑफ कर दिया गया है। तो नो लाइट सोर्स इज देयर, ऑब्जेक्ट विल बी प्रेजेंट देयर, ओपेक ऑब्जेक्ट विल बी प्रेजेंट देयर, द स्क्रीन विल बी प्रेजेंट देयर, बट होल रूम विल बी इन डार्क। पूरा का पूरा कमरा क्या हो जाएगा, अंधेरे में। होल रूम विल बी इन डार्क, पूरा का पूरा अंधेरे में चला जाएगा। फिर चौथा एक्शन क्या है कि द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द स्क्रीन, ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के पास ले जाया जा रहा है। कीपिंग द टॉर्च एंड द स्क्रीन फिक्स्ड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के पास ले जाया जा रहा है लेकिन टॉर्च को और स्क्रीन को फिक्स रखा गया है। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के पास ले जाया जाएगा तो लार्जर शैडो फॉर्म होगा। ये चीज ध्यान रखना है, लार्जर शैडो फॉर्म होगा। The object is moved closer to the torch, keeping the torch in the fixed. Okay, sorry, इस केस में क्या कि स्मॉलर शैडो फॉर्म होगा, शैडो का जो साइज है वो छोटा होता चला जाएगा। इस केस में लार्जर, इस केस में बड़ा होता चला जाएगा। Now the object is tilted, keeping the torch and the screen fixed. और फिफ्थ सेवेंथ केस क्या है, सॉरी आई थिंक इट इज सिक्स्थ केस या सिक्स्थ एक्शन क्या है कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा तिरछा कर दिया गया है, टॉर्च को स्क्रीन को फिक्स रखा गया है। और ये सारे ऑब्जर्वेशंस तुम भी लिखना बच्चों, ठीक है, एक्टिविटी परफॉर्म करना। और ज़्यादा कॉस्टली एक्टिविटी भी नहीं है, आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ जेके ऑनलाइन क्लासेस को, तो एक्टिविटीज के फॉर्म में और इंटरेक्टिव वे में आप तक स्टडीज को लाया जाएगा जेके ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा भी। द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज, और ऑब्जेक्ट के कलर को भी अगर चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, तो क्या असर पड़ता है, तो शैडो में नो चेंज। ठीक है, शैडो फॉर्म होगा लेकिन शैडो में नो चेंज रहेगा। फर्दर, व्हाट कंक्लूजंस डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्टिविटी, अब इस एक्टिविटी से तुम क्या कंक्लूजन निकालते हो। व्हाट डू वी नीड टू ऑब्जर्व अ शैडो, हमें एक शैडो को देखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। डज द कलर ऑफ द शैडो चेंज व्हेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज, क्या जब हमने ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज किया तो क्या शैडो का कलर भी चेंज हुआ है। शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन ए स्क्रीन, शैडोज तब बनते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के रास्ते को ब्लॉक कर देता है जो कि स्क्रीन पे पड़ रहा है। वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, हमें एक लाइट के सोर्स की जरूरत है। इन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। एंड अ स्क्रीन टू ऑब्जर्व अ शैडो, और एक स्क्रीन की जहां पे हम लोग शैडो को ऑब्जर्व कर सके। द वॉल्स, फ्लोर, ग्राउंड और एनी अदर सरफेस एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर ऑब्जर्विंग शैडोज इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, दीवार हो गया, जमीन हो गया, छत, फर्श हो गया, जमीन हो गया, या फिर और भी कोई सरफेस है, स्क्रीन की तरह काम कर सकता है जिसे हम लोग शैडो को ऑब्जर्व करने के लिए देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में। Further, the shape, size, and sharpness of the shadow depend on the position of the object relative to the light source and the screen. ठीक है, अब जो शैडो है उसकी शेप किस आकार का रहेगा, उसका साइज बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, या फिर वो कितना शार्प है। ठीक है, शैडो का शार्पनेस जो है ये सब डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट सोर्स से किस दूरी पे है या फिर स्क्रीन से कितनी दूरी पे है। द शैडोज में गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, शैडोज जो है वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और वी मे नॉट बी एबल टू गस द ऑब्जेक्ट एट ऑल, देखिए शैडोज जो है वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर हमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं रहेगा।
चेंजिंग द कलर ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स डज नॉट चेंज द कलर ऑफ शैडोज। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करने से शैडो का कलर में कोई चेंजेस नहीं ऑब्जर्व होता है। ध्यान रखना है कि कलर, ऑब्जेक्ट्स का कलर कुछ भी हो, शैडो हमेशा डार्क ही रहेगा। फर्दर फैसिनेटिंग फैक्ट्स, कुछ रोचक तथ्य दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, फैसिनेटिंग फैक्ट्स ये सब क्या है कि जीके में काम आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। क्या कह रहा है ये? शैडो प्ले। ठीक है, शैडो प्ले यहाँ देख सकते हो कि परछाई की मदद से नाटक को परफॉर्म किया जा रहा है। और शैडो पपेट्री, ठीक है, कठपुतली। ठीक है, पपेट किसको कहते हैं हम लोग? कठपुतली को, जिसको हाथ के इशारों से नचाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि शैडो को यूज किया जाता है पपेट्री के लिए। हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, ये जो है हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक सब मान्यताओं का, धरोहर का एक हिस्सा रहा है सदियों से, फॉर सेंचुरीज। इन दिस आर्ट फॉर्म, इस कला में फ्लैट कटआउट फिगर्स कॉल्ड शैडो पपेट्स आर प्लेस्ड बिटवीन अ लाइट सोर्स एंड ए स्क्रीन। ठीक, तो शैडो फिगर्स को यूज किया जाता है, कटआउट रहते हैं ये सब फ्लैट सरफेस के, तो उनको स्क्रीन और लाइट सोर्स के बीच में प्लेस किया जाता है, जिसकी मदद से स्क्रीन पे शैडो का फॉर्मेशन होता है। बाय मूविंग द पपेट्स एंड द लाइट, और पपेट्स और लाइट्स को मूव करके पपेटियर्स कैन क्रिएट लाइफ लाइक मूवमेंट्स। ठीक है, तो पपेटियर्स जो कठपुतली को ये तमाशा जो परफॉर्म करते हैं, तो वो एक जीवित रूप में, ठीक है, जीवित रूप में इसको, इस परफॉर्मेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्रिंगिंग द कैरेक्टर्स टू लाइफ, अब इससे क्या है कि जीवन जो है वो लाइफ में आ जाती है। मतलब ये जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये राम जी का कैरेक्टर लग रहा है, और ये क्या है, तो रावण का कैरेक्टर है, तो इसको जीवंत रूप मिल जाता है, जैसे कि असली का घट रहा हो सामने में। डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन यूनिक स्टाइल्स, अब अलग अलग जगह पे, अपना भारत देश क्या है, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तो अलग अलग जगह पे इस तरीके के शैडो पपेट्रीज जो है इस्तेमाल होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं इसका प्ले, तो सबका अपना अपना स्टाइल है। लाइक दी चरमा बहुली नृत्य इन महाराष्ट्र, ठीक है, तो जैसे कि महाराष्ट्र में चरमा बहुली नृत्य है, कीलू बोमे एंड थोली थोलू बोमलता ऑफ आंध्र प्रदेश, टोगलू टोगलू गोम्बेट्टा इन कर्नाटका, रावण छाया इन ओडिशा, Tholpavakkutha in Kerala and Bomalattam in Tamil Nadu. So these are the name of the puppet plays. ठीक है, shadow plays, सॉरी शैडो प्लेस और शैडो पपेट्री, ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग शैडो पपेट्री के नेम्स हैं। These are used not only for entertainment but also communicate important messages to the community. अब ये क्या है कि सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि हमारे कम्युनिटी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस का। ऑलराइट बच्चों, वी आर ऑलमोस्ट टू दी मिड ऑफ द चैप्टर, हम लोग चैप्टर के मिड तक आ चुके हैं लगभग। और अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और आप लोगों को समझ में अभी आ रहा होगा, जो मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि एनसीईआरटी जो है सारे बच्चों तक हिंदी में आसानी से पहुंच सके, तो उनको भी आसानी से समझने में कोई दिक्कत ना रहे, नहीं मतलब आसानी से समझ में समझ जा सके उनके द्वारा भी, उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो इसीलिए जेके ऑनलाइन क्लासेस ये इनिशिएटिव लाया है कि हिंदी में वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने का, ताकि एनसीईआरटी को भी आसानी से समझा जा सके। ठीक है, सो वी आर ऑलमोस्ट एट द मिड ऑफ द वीडियो। और अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। इससे मुझे इंस्पायर मिलेगा कि मैं आप लोगों तक, ठीक है, और इंटरेक्टिव वे में कंटेंट को ला सकूं। ठीक है, जो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसको और अच्छे तरीके से आप तक प्रेजेंट कर सकूं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, तो सब्सक्राइब करते चलना। फर्दर अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन क्या हो गया, तो बेंडिंग ऑफ लाइट। हमारी लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल तो कर रही है, लेकिन क्या होता है कि अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के पास से अगर गुजर रही है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट चाहे वाटर ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उसके कॉर्नर्स पे, उसके सरफेस पे लाइट का बेंडिंग होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और सॉरी दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आ जाना, रिटर्निंग बैक टू इट्स पाथ। ठीक है, रिफ्लेक्शन को कैसे याद रखना है, रिटर्निंग बैक टू इट्स पाथ, रिटर्निंग बैक टू इट्स पाथ, ये रिटर्निंग बैक्स आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस। ठीक है, अपने रास्ते पे वापस आ जाना। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोगों ने मिरर है, ये क्या है, एक मिरर हो गया हमारा, और यहाँ से एक लाइट सोर्स हमने टॉर्च को जलाया, एक टॉर्च को जलाया, तो यहाँ पे टकरा करके क्या हो जाएगा, लाइट इस तरफ भागेगा, तो ये क्या हो गया कि लाइट का रास्ता, रिटर्निंग बैक टू पाथ। फर्दर when the opaque object was a shiny object like a polished steel plate। ठीक है, तो ये बच्चा यहाँ पे बता रहा है कि ओपेक ऑब्जेक्ट अगर शाइनी ऑब्जेक्ट है, चमकने वाला ऑब्जेक्ट है, जैसे एक स्टील का प्लेट, चमकता हुआ स्टील का प्लेट, आई गॉट अ शैडो ऑन द स्क्रीन, तो हमें स्क्रीन पे एक शैडो भी देखने को मिला।
But I also saw that there was a bright spot only of light on the wall on the opposite side. Why was it so? ठीक है, तो शैडो तो देखने को मिला, लेकिन क्या हुआ कि दूसरी तरफ में, ठीक है, अब दीवार पे ऑपोजिट साइड में, जहां पे मान लो, जैसे भी मैंने बताया कि मान लो कि एक कमरा है, ठीक है, यहाँ पे मिरर प्लेस है, यहाँ से टॉर्च को जलाया गया। अब टॉर्च जलाया गया तो यहाँ पे क्या गया कि यहाँ पे डार्क पैचेस बनेंगे जो कि हमारे क्या कहलाएंगे, शैडो। ठीक है, यहाँ पे डार्क पैचेस बनेंगे जो कि हमारा क्या कहलाएगा, शैडो। लेकिन मिरर है तो यही ऑपोजिट वॉल पे जो है यहाँ पे भी ब्राइट स्पॉट दिखेगा। ठीक है, ये क्या है, तो ब्राइट स्पॉट है, और यही ब्राइट स्पॉट जो है ये रिफ्लेक्शन की वजह से बना। ठीक है, आई ऑल्सो सॉ देयर वाज अ ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द वॉल ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, तो जिस तरफ शैडो बना है उसके अपोजिट साइड में भी एक ब्राइट स्पॉट बना है। सो लेट अस इन्वेस्टिगेट, इसी को अब हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। कैसे? तो फाइंड अ शाइनी फ्लैट स्टील प्लेट और प्लेन मिरर। ठीक है, तो एक फ्लैट सा स्टील का प्लेट खोजो या फिर प्लेन मिरर खोजो। दैट इज अ मिरर दैट इज फ्लैट एंड नॉट कर्व्ड, कि एक मिरर जो कि फ्लैट है और कर्व नहीं है। टेक इट आउटसाइड एंड लेट द सनलाइट फॉल ऑन द शाइनी सरफेस। ठीक है, तो उसको बाहर ले जाओ और उस पर सनलाइट को गिरने दो। ठीक है, शाइनी सरफेस पे। What can you do to redirect light on the wall? तुम क्या कर सकते हो लाइट को वॉल पे रिडायरेक्ट करने के लिए, ऑन विच द सनलाइट इज नॉट फॉलिंग डायरेक्टली। तो जिस पे लाइट डायरेक्टली नहीं आ रही है उस पे लाइट को लाने के लिए क्या कर सकते हो? तो देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे ड्राइंग की मदद से, यूजिंग मिरर टू रीडायरेक्ट सनलाइट ऑन अ वॉल। यहाँ से सनलाइट मिरर पे पड़ा और मिरर से हम लोगों ने उस लाइट को वॉल पे ले आया। ठीक है, लड़की क्या कर रही है, इस दीवार पे सनलाइट। अब क्या कि सनलाइट इस पोर्शन में तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम लोगों ने मिरर की तरफ से इसको रिफ्लेक्ट करके, ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, रिफ्लेक्ट करके, गिविंग पाथ टू लाइट। ये गिविंग पाथ टू लाइट यानी रिफ्लेक्टिंग द लाइट। लाइट को क्या किया जा रहा है, रिफ्लेक्ट किया जा रहा है और उस वॉल तक पहुंचाया जा रहा है। फर्दर, turn the shiny plate or mirror in the different directions to redirect the light onto a wall or a nearby surface। अब ये जो शाइनी प्लेट है इसको क्या करना है, इस तरीके से मोड़ते रहना है कि जो लाइट आ रही है सन से, उस लाइट को हम लोग नजदीक की दीवार पे उसको रीडायरेक्ट कर सके। रीडायरेक्ट करने का कहने का मतलब कि उसको नया रास्ता दे सके लाइट को। ठीक, जैसे ये सन से जो लाइट आ रहा है इसको इस वॉल पे लाया जा रहा है, तो ये क्या किया जा रहा है, इसको रीडायरेक्ट किया जा रहा है, इसको एक नया रास्ता दिया जा रहा है। डू यू सी अ स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द वॉल। अब जब रिडायरेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो वॉल पे क्या तुम्हें कोई धब्बा दिख रहा है रोशनी का? डज इट मीन दैट द शाइनी प्लेट और मिरर हैज चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो शाइनी प्लेट है और मिरर जो है इसने लाइट के डायरेक्शन को बदल दिया। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों, ठीक है। नाउ tilt the shiny plate or mirror in different ways and observe the light spot on the wall। ठीक है, अब ये शाइनी प्लेट को जो है या फिर मिरर को जो है अलग अलग तरीके से टिल्ट करना रहेगा और फिर लाइट के जो स्पॉट है वो वॉल पे ऑब्जर्व करना रहेगा। डज इट चेंज पोजीशन, क्या इसका पोजीशन भी चेंज हुआ है? नोटिस हाउ लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। और ये भी ध्यान रखना है कि लाइट जो है, ये भी ध्यान रखना है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल कर रहा है। एंड चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट फॉल्स ऑन द शाइनी प्लेट और मिरर। और उसका रास्ता भी कैसे बदल जा रहा है, दिशा भी कैसे बदल जा रहा है जब वो शाइनी प्लेट या फिर मिरर पे ऊपर में गिर रहा है। फर्दर, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस। तो इन ऑब्जर्वेशंस से तुम कौन से कंक्लूजंस निकाल रहे हो? This activity suggests that a shiny surface or a mirror changes the direction of light that falls upon it। तो ये एक्टिविटी सजेस्ट करता है कि कोई शाइनी सरफेस या कोई मिरर है अगर, तो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, लाइट के डायरेक्शन को चेंज करता है जब वो उसके ऊपर में गिरता है। दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यही डायरेक्शन का चेंज, ठीक है। लाइक आई वाज सेइंग इट कि रिटर्निंग बैक टू इट्स पाथ, not completely true, returning back nahi, changing the direction of light is called the reflection of light। So the exact definition will be changing the direction of light। ठीक है, either that is returning back to its path or through different path। ठीक है, तो changing the direction of light is called the reflection of light। अब ये नया टर्म जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, reflection of light। Let us try to understand the reflection of light by a mirror। तो हम लोग एक्टिविटी की मदद से एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को यहाँ पे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ऊपर जो एक्टिविटी परफॉर्म किया गया वो क्या किया गया, नेचर में किया गया। सूरज से जो लाइट आ रहा है, सन से जो लाइट आ रहा है, उस लाइट को हम लोगों ने रिफ्लेक्ट किया। अब यहाँ पे हम लोग इसको एक क्लोज रूम में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, टेक अ थिन प्लेन मिरर विथ स्टैंड। एक सीधा सा प्लेन मिरर लेना रहेगा, स्टैंड की मदद से अटैच रहे। एक टॉर्च रहे, अ कॉम्ब एक कंघी रहे, अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर एंड अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर।
ठीक है, एक व्हाइट पेपर का शीट और ब्लैक पेपर का स्ट्रिप टुकड़ा। यूजिंग द ब्लैक पेपर क्लोज ऑल ओपनिंग्स ऑफ द कोम्ब, तो काले पेपर की मदद से, जो ब्लैक पेपर है उसकी मदद से जो कंघी का जो सारा ओपनिंग्स है उसको ब्लॉक ब्लॉक कर देना रहेगा। एक्सेप्ट फॉर वन टू मेक द थिन स्लिट, सिर्फ एक ओपनिंग को छोड़ करके जहां से एक पतला सा रास्ता बन सके। ठीक है, ये देख सकते हो कैसे यहाँ पे एक थिन स्लिट भर का रास्ते के लिए ओपनिंग छोड़ा गया है, तो इसी तरीके से बनाना रहेगा। फर्दर स्प्रेड व्हाइट पेपर ऑन अ टेबल, टेबल पे व्हाइट पेपर को स्प्रेड कर देना रहेगा। होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर एंड शाइन द टॉर्च लाइट ऑन द स्लिट। अब कंघी को जो है, कॉम्ब को जो है, उस व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के पोजीशन में स्टैंड करके रखना रहेगा। Adjust the comb and torch slightly till you see a thin beam of light along the paper which has passed through the slit. ठीक है, तो एडजस्ट कॉम्प को तब तक ऐसे एडजस्ट करना है और टॉर्च को ऐसे एडजस्ट करते रहना है जब तक दीवार पे एक पतली सी रेखा ना दिखे रोशनी की। ठीक है, जो कि उस कॉम्प से होते हुए गुजर रही है। और स्लिट क्या है कि बस एक ही ओपनिंग खुला हुआ था कंघी में, तो इसलिए सिर्फ एक ही जगह से लाइट पास करेगा। नाउ प्लेस द मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट बीम। अब क्या करना है कि मिरर को उस लाइट बीम के रास्ते में रखना है, व्हाइल कीपिंग द कोम्ब स्टडी, जबकि कोम्ब को क्या है उसी जगह से रखना रहेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या दिखता है, अब देखिएगा द पाथ ऑफ द लाइट बीम इज चेंज्ड आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर। ठीक है, यहाँ पे जब क्या हो गया कि एक प्लेन मिरर को प्लेस कर दिया गया, जो कि पहले जैसे यहाँ पे ऐसे देखो, ये क्या है, लाइट क्या अभी अभी क्या है, तो स्लिट में से सीधे गुजर रहा है, लेकिन वहीं जब प्लेन मिरर को रख दिया गया तो लाइट इससे टकरा करके वापस उसका लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो द पाथ ऑफ द लाइट बीम इज चेंज्ड आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट द मिरर, तो मिरर पे क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, तो इसीलिए ये लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो गया है यहाँ पे। Further, in a mirror, I can also see my face. Is that also due to the reflection of light? एक रोशनी में जो है हम लोगों को अपना चेहरा भी दिखता है, तो ये भी क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही। तो लाइट बीम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर, दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन शोन इन द एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, तो अब ये जो बच्ची सोच रही थी कि हम लोगों को मिरर में, आईना में अपना चेहरा भी दिखता है, और सिर्फ इसके सोचने से नहीं, आप लोगों ने भी अपने आप को बाल को कोम्ब करते हो तो किस में देख के, मिरर में देख के, फिर अपने आप को मेकअप करते हो तो किस में देख के, मिरर में देख करके, तो उसमें क्या आ गई, रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो रहा है। तो वही हम लोग जानेंगे अब अगले टॉपिक में, जो कि है इमेजेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में जो इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं उसकी रिगार्डिंग। अब इसके रिगार्डिंग क्या कहा जा रहा है, तो लुक इनटू द मिरर, आईने में देखो, शीशे में देखो। डू यू सी योर फेस इन इट, क्या तुम्हें उसमें चेहरा दिख रहा है अपना। वट यू सी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, तो तुमको जो दिख रहा है वो क्या है, तुम्हारे फेस का रिफ्लेक्शन है जो कि मिरर में दिख रहा है। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और अपार्ट फ्रॉम आवर फेस हम लोगों को बहुत सारे और भी चीजें दिखती हैं मिरर में, तो वो क्या कि उनमें से भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है जो कि मिरर के सामने में रखे हुए हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस, तो इसी को हम लोग अब और ज्यादा डिटेल में यहाँ से जानने का कोशिश करेंगे। एक्सपेरिमेंट की वजह से, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, टेक अ प्लेन मिरर एंड अ पेन और सम अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक प्लेन मिरर लेना रहेगा या फिर एक पेन लेना रहेगा और उसको किसी ऑब्जेक्ट के सामने प्लेस कर देना रहेगा। प्लेस द पेन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एज शोन इन फिगर 11.10। अब क्या है कि पेन को मिरर के सामने में रखना है, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। What do you see in the mirror? मिरर में क्या दिख रहा है? It appears as if a similar pen is placed behind the mirror. ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों को शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, तो ऐसा क्या लगता है कि जैसे कि हमारे जैसा दिखने वाला कोई आदमी सामने में भी खड़ा है, कोई इंसान सामने में भी खड़ा है। तो इसी तरीके से अगर पेन को भी रखेंगे तो उस तरीके से पेन भी दिखेगा हमें मिरर में। The pen which appears behind the mirror is the image of the pen formed by the mirror. अब जो इमेज, जो मिरर पेन में दिख रहा है, मिरर के पीछे दिख रहा है, जो पेन दिख रहा है, वो क्या कहलाएगा, हमारा इमेज। ठीक है, वो पेन का इमेज कहलाएगा हमें। दिस पेन इट सेल्फ इज नॉट द ऑब्जेक्ट। अब मिरर में जो पेन दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज जस्ट इमेज, वो उसका प्रतिबिंब है, उसको उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मदद से वो बन रहा है। Now move the pen to different positions in front of the mirror and compare the sizes of the images of the pen at each position. ठीक है, पेन को क्या करना है कि मिरर के अलग अलग जगहों पे रखना रहेगा और इमेज के साइज को भी कंपेयर करना रहेगा अलग अलग जगह, उन अलग अलग जगहों पे। आर द टू साइजेस द सेम, क्या ये दोनों साइजेस जो हैं कि पेन को पहले स्टार्टिंग में जहाँ रखा था, फिर बाद में जहाँ पे रखा है, फिर उसके बाद में भी अगर कहीं पे रखे हो, तो क्या उनके साइजेस हर जगह पे सेम रहे हैं। The image formed by a plane mirror is of the same size of the object. अब प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का ही रहेगा। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी क्यों ना रहे, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कहीं भी क्यों ना रहे, वो सेम साइज का ही रहेगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है किसके रिगार्डिंग कहा जा रहा है, ये प्लेन मिरर के रिगार्डिंग। अगेन move the pen to different positions in front of the mirror and observe if the image is upright at each position.
अब फिर से पेन को क्या करना है, दूसरी जगह पे ले जाना है, डिफरेंट पोजीशन पे मिरर के सामने में, और ऑब्जर्व करना रहेगा कि इमेज जो है क्या वो सीधा खड़ा है हर जगह पे। फर्दर, डज द टिप ऑफ द पेन अपीयर ऑन टॉप ऑफ ईच पोजीशन, कि पेन का जो टिप है यानी जो नुकीला वाला पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन जो है ये क्या हो गया, टिप है, पेन का टिप है जो ये नुकीला पोर्शन जो है क्या वो हर पोजीशन पे टॉप पे ही है। एन अपराइट इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट, ठीक है, एक नया टर्म आया बच्चों, ये ध्यान रखना है। और सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा ये भी इमेज और ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में हम लोग जो टॉपिक अभी रीड कर रहे हैं ये क्या है, रिफ्लेक्शन। फिलहाल तो वैसे इमेज फॉर्म्स इन प्लेन मिरर है, लेकिन इमेजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अवर बॉडी टू द मिरर। जब हम मिरर तक हमारा लाइट हमारे बॉडी से टकरा करके जो लाइट रिफ्लेक्ट करके जाता है तब हमारा इमेज बनता है वहां पे। तो पहला टर्म जो था वो इमेज, दूसरा टर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहला टर्म क्या हुआ हमारा इमेज, जो इमेज जो भी रिफ्लेक्शन करने के बाद जो जो पेन दिख रहा है, जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है मिरर में, वो हमारा इमेज कहलाएगा। ऑब्जेक्ट, द मटेरियल विच इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज द ऑब्जेक्ट। अब इरेक्ट, ठीक है, अपराइट पोजीशन ऑफ इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट, ठीक है, अपराइट पोजीशन मतलब अगर खड़ा है, अपराइट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सीधा जिस तरीके से सामने दिख रहा है बाहर में है आउटर वर्ल्ड में, उसी तरीके से अगर इनर वर्ल्ड में है, इनर वर्ल्ड का है तो मिरर के वर्ल्ड में भी है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा इरेक्ट पोजीशन। एन इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा इरेक्ट ही रहता है। नाउ प्लेस अ स्क्रीन वर्टिकली बिहाइंड द मिरर, ठीक है, अब मिरर के पीछे में एक स्क्रीन प्लेस करना रहेगा, मूव इट अराउंड, उसको आसपास हिलाना रहेगा। डू यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, अब क्या स्क्रीन पे कोई इमेज दिख रहा है। रिपीट दिस बाय प्लेसिंग द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इसको रिपीट करते रहना रहेगा स्क्रीन को प्लेस करके मिरर के सामने में। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। अभी तक केस में जैसे हम लोग को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू में लाइट जब जा रहा था तो वो लाइट क्या है कि स्क्रीन पे भी दिख रहा था, लेकिन मिरर के थ्रू में एक लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट, मिरर जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो लाइट उसके आर पार नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए कोई भी इमेज हमें स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं होगा। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज, प्लेन मिरर के सामने में खड़ा होना है और अपने इमेज को देखना है। नोटिस हाउ फार इट अपीयर्स टू बी फ्रॉम द मिरर, ठीक है, और ये देखना है कि तुम्हारा जो इमेज है वो मिरर से कितनी दूरी पे है। नाउ स्टैंड क्लोज टू द मिरर, इज द इमेज ऑल्सो क्लोजर टू द मिरर, अब मिरर के नजदीक आके खड़ा होना है और ये देखना है कि क्या इमेज जो है वो भी मिरर के नजदीक आ गया है। तो ऑब्वियसली ये सब सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि तुम लोगों ने कई बार अपने घर में खेलते खेलते में कर लेते हो, ठीक है, कि नजदीक शीशे के नजदीक जाते हो तो तुम्हारा इमेज भी नजदीक आ जाता है, शीशे के दूर जाते हो तो तुम्हारा इमेज भी दूर आ जाता है। स्टैंड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द मिरर एंड नोटिस हाउ फार द इमेज अपीयर्स टू बी फ्रॉम द मिरर इन ईच केस, अब अलग अलग दूरी पे जाकर के खड़े होकर के देखना है और ये भी नोटिस करना रहेगा कि मिरर से जो इमेज का दूरी है वो भी कितनी दूरी पे है। Do you find any relation between your distance from the mirror and the distance of your image from the mirror? ठीक है, तो कोई रिलेशन दिखता है मिरर और इमेज के बीच के डिस्टेंस के बीच में, और फिर तुम्हारे और मिरर के इमेज के डिस्टेंस के, तुम्हारे और मिरर के डिस्टेंस के बीच में, तो वो रिलेशन क्या रहेगा। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन यू स्टैंड क्लोज टू द प्लेन मिरर, ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि जब तुम जो प्लेन मिरर है, जो शीशा है उसके सामने अगर खड़े हुए हो, द इमेज ऑल्सो अपीयर्स टू बी क्लोज टू द मिरर, तो इमेज जो है वो भी मिरर के नजदीक ही बना है। द इमेज appears टू बी फार फ्रॉम द मिरर व्हेन यू स्टैंड फार फ्रॉम द प्लेन मिरर, और इमेज जो है वो मिरर से दूर पे बनता है जब तुम मिरर से दूर पे बने हुए रहते हो। रेज योर लेफ्ट आर्म, अपनी लेफ्ट आर्म को खड़ा करो। विच आर्म डज योर इमेज रेज, तो तुम्हारा कौन सा आर्म है जो कि इमेज में उठ रहा है। टच योर राइट ईयर, अपने राइट ईयर को टच करो। विच ईयर डज योर इमेज टच, तो तुम्हारा इमेज जो है वो कौन सा कान को टच कर रहा है। यू फाइंड दैट योर लेफ्ट appears राइट इन योर इमेज एंड योर राइट appears लेफ्ट इन योर इमेज, ठीक है, तो इमेज में तुम देखोगे कि तुम्हारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है, बॉडी का लेफ्ट पार्ट जो है वो इमेज में राइट पार्ट दिखेगा, और तुम्हारा राइट का बॉडी का जो राइट पार्ट है वो इमेज में लेफ्ट पार्ट में दिखेगा। दिस टाइप ऑफ परसीव्ड लेफ्ट राइट रिवर्सल इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, ये जो लेफ्ट राइट का इन्वर्जन जो है, रिवर्सल जो है, इसी को कहा जाता है लैटरल इन्वर्जन। देयर इज लैटरल इन्वर्जन इन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, तो लैटरल इन्वर्जन है इमेजेस में जो कि प्लेन मिरर के द्वारा बनता है, ठीक है, तो ये एक नया टर्म आ गया लैटरल इन्वर्जन। तो इसको अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा तो एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिखोगे कि व्हेन वी लेफ्ट appears राइट इन द इमेज इन प्लेन मिरर एंड राइट appears लेफ्ट इन द इमेज इन प्लेन मिरर, दिस टाइप ऑफ परसीव्ड लेफ्ट राइट रिवर्सल इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन।
Now, oh, now I realize why ambulance is written on an ambulance. It reads, अब एम्बुलेंस को तुम लोगों ने बच्चों अगर सही में एम्बुलेंस देखोगे तो उसमें क्या है कि उल्टा में लिखा रहता है, ठीक है, ECNALUBMA, ये क्या रहता है, तो एम्बुलेंस का जो व्हीकल है उसमें उल्टा में लिखा रहता है। क्यों? इट रीड्स एम्बुलेंस व्हेन व्यूड फ्रॉम द रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल अहेड ऑफ द एम्बुलेंस। ठीक, तो एम्बुलेंस के अगर सामने में अगर कोई गाड़ी खड़ी है तो उस पर सीधा सीधा एम्बुलेंस देखने को मिले और वो समझ जाए कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उसको रास्ता दे दे, तो इसलिए एम्बुलेंस को उल्टा करके लिखा जाता है। और इट हैज अ फैसिनेटिंग फैक्ट। क्या है ये फैसिनेटिंग फैक्ट? व्हेन मिरर्स वर इन्वेंटेड इज नॉट नोन। ठीक है, कि शीशे का आविष्कार कब हुआ ये अभी तक कोई नहीं जानता, इट इज नॉट अननोन। अर्लियर मिरर्स वर मेड बाय पॉलिशिंग स्टोन और मेटल। पहले के समय में मिरर को बनाया जाता था स्टोन को या फिर मेटल को पॉलिश करके। When glass mirrors started being made, जब शीशे के आईने बनाए जाने लग गए, the art of making metal mirrors got lost gradually। नहीं तो पहले क्या कि स्टोन्स को मेटल्स को पॉलिश करके मिरर बनाया जाता था, वहीं जब शीशे के आईने बनने लग गए तो फिर मेटल और स्टोन्स के पॉलिश करके जो आर्ट था वो खत्म हो गया। However, it still survives, for example, in Kerala, where Aranmula Kannadi, a unique metal surface mirror, has been made for centuries। ये तो केरला में एक अरनमुला कन्नाडी, ये क्या है कि एक मेटल के सरफेस पे मिरर का बनाया हुआ है। नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि पहले के समय में जब ग्लास का मिरर नहीं था तो पहले के समय क्या था, स्टोन को और मेटल को पॉलिश करके मिरर बनाया जाता था। तो ये केरला में देखने को मिलता है, अरनमुला कन्नाडी। अब यहाँ पे एक बच्ची को क्या कह रही है कि कैन वी सी एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली इन अ मिरर और आर देयर सम अदर वेज एज वेल। तो अभी इसका कहना है, इसको चौंकना है कि क्या हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो वो सिर्फ मिरर में ही देखने को मिल सकता है या फिर किसी और ऑब्जेक्ट में भी, या किसी और वेज, किसी और तरीके से भी। ओके, सो फॉर दिस वी विल रीड इट इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पिन होल कैमरा। ठीक है, पिन होल कैमरा क्या है? तो पिन होल कैमरा इज अ डिवाइस इन विच द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू अ टाइनी होल। पिन होल कैमरा क्या है? एक डिवाइस है जिसमें लाइट रेज जो है, रोशनी की किरणें जो है, एक ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, वो पास करती है एक टाइनी होल से, छोटे से छेद से, एंड फॉर्म एन इमेज ऑन अ स्क्रीन, और एक इमेज बनाती है स्क्रीन पे। तो इसी के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे है क्या है, तो लेट अस एक्सप्लोर। यूज अ लाइटेड कैंडल अंडर एडल्ट सुपरविजन ओनली। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में सॉरी बच्चों, तो एक जलती हुई मोमबत्ती का इस्तेमाल लेना है, बड़ों के अंडर में ही इसको इस्तेमाल करना है। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड अ कैंडल। ठीक है, एक कार्डबोर्ड लेना है और एक कैंडल लेना है। सॉरी अगेन। मेक ए स्मॉल होल इन द कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड में एक छोटा सा छेद कर देना रहेगा। इन डिमली लिट रूम, जैसे एक ऐसे कमरे में जहां पे हल्का सा रोशनी चल रहा हो। पोजिशन द कार्डबोर्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए स्क्रीन, कार्डबोर्ड को स्क्रीन से छोटी दूरी पे रखना रहेगा। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ इट एज शोन इन फिगर 11.12a। ठीक है, अब लाइटेड कैंडल को कार्डबोर्ड के सामने में रखना रहेगा, जैसे कि फिगर 1.2 में, सॉरी जिसमें वो कार्डबोर्ड इसमें पिन होल किया गया है उसके सामने में रखना रहेगा, जैसे कि फिगर 1.12a में दिखाया गया है। व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? तुम्हें स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? लाइट कमिंग फ्रॉम द फ्लेम्स passes through the hole on the cardboard and forms an image on the candle flame on the screen। ठीक है, अब ये कार्डबोर्ड से जो लाइट पास हो रहा है वो एक इमेज बनाएगा स्क्रीन पे और वो इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, डू यू नोटिस एनीथिंग सरप्राइजिंग? क्या तुमको कुछ अजीब सा दिखा वहां पे, चौंकने वाली बात लगी? द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम इज अपसाइड डाउन। ये जो कैंडल फ्लेम का इमेज रहेगा वो क्या रहेगा, तो ऊपर से नीचे की ओर रहेगा, इट विल बी अपसाइड डाउन, दैट इज इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है कि ये उल्टा है। ठीक है, अभी प्लेन मिरर में क्या था, इरेक्ट, दे वर अपराइट। ठीक है, तो उसे हम लोग इरेक्ट कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो पिनहोल कैमरा से जो इमेज बनेगा वो क्या रहेगा, तो इन्वर्टेड रहेगा, इट विल बी अपसाइड डाउन। लेट अस नाउ मेक अ पिनहोल कैमरा विच यू कैन यूज आउटडोर्स। तो अब ये पिनहोल कैमरा हम लोगों ने क्या बनाया, इंडोर के यूज के लिए। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कैंडल का फ्लेम को देखा जो कि उल्टा दिख रहा है, वही अब इसको बाहर बनाने के लिए, बाहर इस्तेमाल करने के लिए बना सकते हैं इसको कैसे। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट। एक्टिविटी क्या कह रहा है, टेक टू बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड, दो कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लो, सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विद वेरी लिटिल गैप इन बिटवीन देम। ठीक है, तो इस तरीके से कि एक वाला पहला जो बॉक्स है वो दूसरे वाले में स्लाइड कर सके। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। ठीक है, हर बॉक्स के एक साइड को कट ओपन कर देना रहेगा। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, जो बड़ा वाला बॉक्स है उसके अपोजिट तरफ में, मेक अ स्मॉल होल इन द मिडिल। ठीक है, उसके बीच में ये यहाँ पे देख सकते हो ओपन सब पिन होल है। ठीक है, एक छोटा सा छेद बना देना रहेगा। On the opposite face of the smaller box, cut out a square from the middle with a side of about 5.5 to 6 centimeter।
वह जो मीडियम स्मॉल छोटा वाला जो बॉक्स है उसके अपोजिट वाले फेस में एक छोटा सा स्क्रीन टाइप का बना देना रहेगा अटैचमेंट, एक कर देना, कट कर देना रहेगा 5 to 6 सेंटीमीटर। कवर दिस ओपनिंग विद अ थिन ट्रांसलूसेंट पेपर, और इस ओपनिंग को एक ट्रांसलूसेंट पेपर से कवर कर देना रहेगा, लाइक अ ट्रेसिंग पेपर टू फॉर्म अ स्क्रीन, जो कि एक स्क्रीन की तरह काम करेगा। Slide the smaller box inside the larger one in such a way that the side with the tracing paper is inside. अब इस तरीके से इसको रखना है कि जो ट्रेसिंग पेपर वाला जो बॉक्स है वो अंदर की तरफ रहे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट डायग्राम की मदद से समझना। बड़ा वाला कार्डबोर्ड में क्या करना है, हमें एक पिन होल बनाना है। उससे छोटा वाला जो बॉक्स है उसमें एक 5 to 6 सेंटीमीटर का होल करना है और उसमें ट्रेसिंग पेपर अटैच कर देना है, और फिर ये छोटे वाले बॉक्स को बड़े वाले बॉक्स के अंदर में इंसर्ट कर देना रहेगा। होल्ड द पिन होल कैमरा विद द पिन होल फेसिंग द ऑब्जेक्ट। देखो, तो पिन होल कैमरा को इस तरीके से रखना है कि पिन होल को ऑब्जेक्ट की तरफ रहे, एंड लुक थ्रू द ओपन साइड ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, और ये जो ओपन साइड है, स्मॉलर बॉक्स का जो ओपन साइड है, इस तरफ से देखना रहेगा। कवर योर हेड एंड द कैमरा विथ अ डार्क क्लॉथ। ठीक है, अब ये कैमरा जो है, पिन होल जो है, इसको और अपने सर को भी एक अंधेरे डार्क क्लॉथ से, अंधेरा वाला कपड़े से ढक लेना रहेगा। लुक एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की किसी चीज को देखो, लाइक अ ट्री और बिल्डिंग, चाहे वो पेड़ हो या फिर बिल्डिंग हो, in bright sunlight, and move the smaller box forward or backward until an image appears on the tracing paper। ठीक, तो ये बॉक्स को आगे पीछे तब तक ऐसे करना है जब तक कोई इमेज उसमें ट्रेसिंग पेपर पे बनने ना लग जाए। Do the images seen in the camera shows the colors of the objects as on the other side। ठीक है, तो क्या जो इमेज बन रहा है कैमरा पे वो ऑब्जेक्ट का कलर दिखा रहा है जो कि दूसरी तरफ है। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन। ठीक है, तो अभी जैसे प्लेन मिरर में इमेजेस जो है वो इरेक्ट रह रहे थे, ऊपर का पिनहोल बनाया उसमें क्या था, इन्वर्टेड था। तो फिर इसमें भी देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इरेक्ट है या फिर अपसाइड डाउन है या फिर इन्वर्टेड है। ये तो डीप डाइवर। अब इसके रिगार्डिंग क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि पिन होल कैमरा गिव्स एन अपसाइड डाउन इमेज। ये पिन होल कैमरा जो बनाए उससे जो इमेज बनेगा वो क्या रहेगा, तो वो अपसाइड डाउन रहेगा। ऑन द अदर हैंड, वही दूसरी तरफ, देयर इज अ लैटरल इन्वर्जन इन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर। ठीक है, साथ ही वो लैटरल इन्वर्टेड भी रहेगा कि राइट वाला पोर्शन लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट वाला पोर्शन राइट दिखेगा, बट इट इज नॉट अपसाइड डाउन, लेकिन अपसाइड डाउन नहीं है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन दी हायर ग्रेड्स। ठीक है, तो प्लेन मिरर में क्या रहता है, वो लैटरल इन्वर्जन रहता है लेकिन अपसाइड डाउन नहीं रहता है। मैं पिन होल कैमरा के केस में क्या, ये अपसाइड डाउन रहेगा। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग और अपर क्लासेस में बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, तो पहले भी आप इन सब चीजों को इन सब चीजों को बस याद रखे रहो। ऑल राइट, तो ये हमारा टॉपिक था, अभी क्या था, तो लैटरल इन्वर्जन जिसे हम लोगों ने जाना पिन होल कैमरा के टॉपिक में, और उससे पहले का टॉपिक क्या था, तो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, और उससे पहले का टॉपिक क्या था, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके रिगार्डिंग। ये तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है सब चीज, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही पहला तो ये कि इमेज फॉर्म हो पा रहा है, चाहे वो प्लेन मिरर में हो या फिर पिन होल कैमरा में हो। ओके, चाहे वो प्लेन मिरर में हो या फिर पिन होल कैमरा में हो। नो, डीप डाइवर में हम लोगों ने क्या जाना कि पिन होल कैमरा में जो इमेज बनता है वो क्या रहता है, तो अपसाइड डाउन रहता है, वहीं प्लेन मिरर में अपसाइड डाउन नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल से हम लोग हायर क्लासेस में जानोगे। फर्दर मेकिंग सम यूजफुल आइटम्स। अब लाइट से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स वाले चीज यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। क्या है, आफ्टर हैविंग लर्न दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये जानने के बाद कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एंड इज रिफ्लेक्टेड बाय मिरर्स, और मिरर्स के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है, इट इज टाइम टू क्रिएट सम यूजफुल आइटम्स बेस्ड ऑन दिस लर्निंग। ठीक है, तो कुछ जरूरी की चीजें बनाते हैं हम लोग इस जो भी सीखा हम लोगों ने उसके आधार पे। पहला क्या है, पेरिस्कोप। ठीक, तो पेरिस्कोप क्या होता है, ये एक डिवाइस है जो कि सबमरीन्स में यूज किए जाते हैं। ये तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है कि यहाँ पे मिरर प्लेस किया गया है। ओके, ये मिरर 1, मिरर 2, इसी तरीके से प्लेस करना रहेगा, और स्ट्रक्चर भी ऐसा ही रहना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे हमें दिखेगा। We can make a simple periscope by placing two plane mirrors in a Z-shaped box as shown in figure 11.14। तो इस फिगर में ये क्या है, Z शेप का बॉक्स है ना। ठीक है, भले Z प्रॉपर Z नहीं है लेकिन Z शेप बॉक्स है जिसमें हम लोग प्लेन मिरर को प्लेस करके पेरिस्कोप बना सकते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होने की वजह से जो कि हमें ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं। अब ये क्या है कि बच्चा और इस पेड़ के बीच में क्या आ जा रहा है, एक वॉल आ जा रहा है, लेकिन ये पेरिस्कोप की मदद से क्या है कि वॉल के पीछे जो ट्री है, ठीक है, ये क्या है, ये ट्री ना है, इस ट्री को भी हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे, विजिबल रहेगा। Periscopes are used in submarines, tanks और by soldiers to see outside their bunkers। पेरिस्कोप्स का इस्तेमाल होता है सबमरीन में, टैंक में और सैनिकों के द्वारा उनके बंकर्स के बाहर में देखने के लिए। यू मे यूज इट टू लुक अहेड व्हेन स्टैंडिंग बिहाइंड टॉलर फ्रेंड्स। तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर अपने किसी लंबे दोस्त के पीछे अगर खड़े हो तो।
ऑलराइट, तो ये भी हम लोगों ने क्या बनाया, एक मेकिंग सम यूजफुल आइटम्स में पहला तो पेरिस्कोप, और दूसरा डिवाइस जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो क्या है, तो कलाइडियोस्कोप। ठीक है, कलाइडियोस्कोप। गेट 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर, 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर लेने रहेंगे स्टेप्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड ज्वाइन देम टुगेदर। ठीक है, सबका विड्थ क्या रहे तो बराबर रहे और सबको जोड़ देना रहेगा साथ में, इन ए ट्रायंगुलर मैनर एज शोन इन फिगर 11.15 ए। ठीक है, ट्रायंगुलर वे में जैसा कि फिगर 11.15 ए में दिखाया गया है। यू मे यूज 3 स्ट्रिप्स ऑफ थिक रिफ्लेक्टिव पेपर इंस्टेड ऑफ मिरर्स। ठीक है, तो 3 पतले मोटे रिफ्लेक्टिव पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मिरर ही रहे। ठीक है, मिरर का भी अगर इस्तेमाल करते हो तो उसका शार्प एजेस से अपने आप को बचा करके, ठीक है, इसको भी अगर बनाओगे तो ऐसा नहीं कि अपना हाथ काट लेना। फिक्स दीज इन ए सर्कुलर ट्यूब ऑफ थिक चार्ट पेपर, इसको एक चार्ट पेपर का मोटा सा ट्यूब बनाओ और उसमें उसको फिक्स कर दो, जैसा कि फिगर 11.15 बी में दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या है, ये थिक मिरर्स हैं, प्लेन मिरर्स हैं, इसको चार्ट पेपर में फिक्स कर दिया गया है। ऑन वन एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट यूजिंग रबर बैंड। तो एक कॉर्नर में एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का शीट रख दो रबर बैंड की मदद से, एंड एडहेसिव टेप, और उसको एक एडहेसिव टेप से सील कर दो। प्लेस सेवरल ब्रोकन पीसेस ऑफ कलर्ड बैंगल्स, उसमें छोटे छोटे स्टूडियो के टुकड़े को उसमें डाल दो, और बीड्स ऑन दिस, एंड कवर इट विथ अ ट्रेसिंग पेपर यूजिंग रबर बैंड और एन एडहेसिव टेप। ठीक है, फिर उसको एक रबर बैंड की मदद से या फिर एडहेसिव टेप की मदद से उसको कवर कर दो। वेन यू पीप थ्रू दी ओपन साइड, जब तुम उसको बाहरी साइड से देखोगे, खुले हुए साइड से देखोगे, यू वी अ ब्यूटीफुल पैटर्न, तो तुमको एक ब्यूटीफुल पैटर्न दिखेगा यहाँ पे। इवन इफ यू हैव बोथ साइड्स ऑफ द कलेडोस्कोप ओपन, ठीक है, चाहे वो दोनों तरफ ही ओपन क्यों ना हो, तो वो शीशा का जो पैटर्न है, शीशे जो है, ग्लासेस जो है, उसमें बहुत अच्छा पैटर्न दिखेगा उसमें। एंड पॉइंट इट टुवर्ड्स अ ट्री और अदर ऑब्जेक्ट्स, और उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर दो, यू सी ब्यूटीफुल पैटर्न्स, तो भी उस मिरर में जो है, ठीक है, जरूरी नहीं कि उसमें शीशे के टुकड़े ही डाले रहे हैं, चूड़ियों के टुकड़े ही डाले रहे हैं, बैंगल्स के टुकड़े ही डाले रहे हैं, उसको अगर किसी ऑब्जेक्ट की तरफ भी अगर पॉइंट आउट करके अगर देखोगे, दोनों तरफ ओपन रहेगा, तो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करके भी देखोगे तब भी एक बहुत ही सुंदर पैटर्न देखने को मिलेगा हमें उसमें। An interesting feature of the kaleidoscope is that one always gets to see a different pattern every time the kaleidoscope is turned about. ठीक है, तो एक बहुत ही खास बात क्या है, एक बहुत ही अच्छा फीचर क्या है इसके रिगार्डिंग, कि हर बार एक अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा अगर कलेडोस्कोप को टर्न किया जाए। सिंस देयर आर 3 मिरर्स, जबकि यहाँ पे 3 मिरर हैं, एंड मल्टीपल इमेजेस ड्यू टू reflections of reflections, many intersecting patterns are formed। ठीक है, तो 3 मिरर्स हैं और रिफ्लेक्शंस का भी रिफ्लेक्शन होने की वजह से बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और बन रहे हैं। Designers and artists often use kaleidoscopes to get ideas for new patterns। अब जो कलाकार होते हैं, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रक्चर बनाने वाले डिजाइनर्स भी अगर, तो ये कलेडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं नया नया डिजाइन बनाने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए। ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, नाउ वी हैव रीच्ड टू द इन अ नटशेल। ठीक है, तो नटशेल में क्या क्या है इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट जो कि अपना लाइट खुद इमिट करते हैं उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट पासेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, लाइट जो है वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के थ्रू पास करता है। लाइट पासेस पार्शियली थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, लाइट जो है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के थ्रू पार्शियली ट्रेवल करता है। लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक मटेरियल्स, लाइट जो है वो ओपेक मटेरियल्स के पास बिल्कुल भी नहीं करता है। अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो लाइट का रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो एक शैडो का फॉर्मेशन होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स फॉर्म डार्कर शैडोज, ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा डार्क शैडोज बनाते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में एक लाइटर शैडोज, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उससे डार्क से थोड़ा लाइटर शैडोज बनाते हैं। सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन क्रिएट फेंट शैडोज, और कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि फेंट, धुंधला शैडोज भी बना सकते हैं। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिटर्निंग बैक टू जरूरी नहीं है, mean the change in the direction happens, that is known as the reflection of light। the change in the direction of light is called the reflection of light। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लाइट में अगर चेंजेस आते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है। दैट इज इरेक्ट, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, इरेक्ट रहेगा वो, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकेगा। एंड इज लैटरली इन्वर्टेड, और वो लैटरली इन्वर्टेड रहता है। A pinhole camera creates an inverted image of an object on a screen। एक pinhole कैमरा जो है वो inverted image बनाता है ऑब्जेक्ट का स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा, और जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया वो चैप्टर था लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अब जो अगर आप वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा, एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर अप टू दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। और तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना इसको, ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके, और वीडियो को लाइक भी करते चलना ताकि जेके ऑनलाइन क्लासेस
और भी इंटरेक्टिव वे में, ठीक है, और भी एक्सप्लेनेटरी वे में आप तक स्टडीज के टॉपिक्स आप तक प्रोवाइड करा सके, चाहे आप लोअर क्लासेस में रहो या फिर हायर क्लासेस में रहो, ठीक है। जेके ऑनलाइन क्लासेस ऑलवेज ट्राइज इज बेस्ट टू प्रोवाइड टू प्रेजेंट बिफोर यू द स्टडी इन अ वेरी इंटरेक्टिव वे। ऑलराइट, so this is the end of the chapter, that is light, shadows and reflections. Thank you for staying up to this part. जाने से पहले अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन चाहते हो मैथ और साइंस के रिगार्डिंग में, ठीक है, जेके ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन ट्यूशन भी प्रोवाइड करता है। मैथ और साइंस को अगर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हो तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो वेबसाइट पे जाकर के आप किसी भी पोस्ट में अपने क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, डेट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो जाने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, कोरा पे भी है। सभी जगह लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो। मैं सब पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता हूँ, या फिर बच्चों तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चंस भी आते रहते हैं पोस्ट पे, क्विज भी चलते रहता है जेके ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे, ठीक है। डेली एक नया क्वेश्चन आता है तो उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करो, अपना मेमोरी बूस्ट करने का कोशिश करो। ओके, तो जिनको आता है उनका रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था आज वो था चैप्टर 11 फ्रॉम द क्लास 7 साइंस बुक, लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ऑलराइट, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।